तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन का मामला। जनहित याचिका दायर करके किसानों पर अत्याचार करने का मोदी सरकार पर लगा आरोप। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। सबे बारात के दिन दिल्ली की महलौरी मस्जिद में नहीं होगी नमाज। हाई कोर्ट ने नमाज पढ़ने वाली याचिका को कर दिया खारिज। असम की बीजेपी सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और 3 तलाक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड असम में जल्द होगा लागू। गाजा पट्टी में जंग खत्म होने के बाद गाजा पट्टी पर शासन करेगा इजराइल। नेतन्याहू ने किया ऐलान, भड़के मुस्लिम देश। बंगाल में ममता ने कांग्रेस को दिया 2 सीटों का ऑफर। मेघालय और असम में भी बनी बात, बीजेपी के लिए झटका। अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं वरुण गांधी। सपा कांग्रेस पीछे से करेगी समर्थन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका दायर करके मोदी सरकार से की बड़ी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र की मोदी सरकार और कुछ अन्य राज्यों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के अधिकार का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ये जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक निदेशक थियोस की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की तरफ से अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आक्रामक और हिंसक कदम उठाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ आंसू गैस, रबर गन और पैलेट गन का उपयोग किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सबे बारात से पहले दिल्ली की महरौली मस्जिद में नहीं होगी नमाज। हाई कोर्ट ने याचिका को कर दिया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शहर के महरौली इलाके में हाल ही में तोड़ी गई मस्जिद और पास के कब्रिस्तान में सबे बारात के अवसर पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सबे बारात के मौके पर मुसलमान अपने और अपने पूर्वजों के पापों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और मुस्लिम समाज की याचिका को खारिज कर दिया, जो मुस्लिम समाज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के मुस्लिम विवाह और 3 तलाक वाले कानून को किया निरस्त। दोस्तों आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ नए कानून बनाकर उन पर प्रतिबंध लगा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम की बीजेपी सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को शुक्रवार को खत्म कर दिया। ये निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया है। कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने इस समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले स्पेशल मेरिट एक्ट के तहत आएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अब असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल करेगा शासन। नेतन्याहू ने किया ऐलान, भड़के मुस्लिम देश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग खत्म होने के बाद इजराइल की सरकार गाजा पट्टी पर शासन करेगी। इसका ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से युद्ध खत्म होने के बाद स्थितियों के लिए एक नीति तैयार की है, जिसके तहत गाजा पर इजराइल का नियंत्रण होगा और वह आम जनजीवन से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेतन्याहू की ये योजना मंजूरी के लिए उनके मंत्रिमंडल को भेज दी गई है। नेतन्याहू ने युद्ध के बाद की स्थिति को लेकर पहली बार औपचारिक रूप से कोई योजना पेश की है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। गाजा में इजराइल की भूमिका को लेकर नेतन्याहू का जोर फिलिस्तीन में सरकार बनाने के अमेरिकी प्रस्तावों के विपरीत है, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल से इनकार कर रहा है कि वो गाजा पट्टी पर शासन ना करे और हमास और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों को इस पर शासन करने की अनुमति दे। लेकिन इजराइल लगातार गाजा पर खुद कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर एक फैसला भी अब नेतन्याहू ने ले लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता ने कांग्रेस को दिया 2 सीटों का ऑफर। मेघालय और असम में भी बनेगी बात।
दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले इंडिया गठबंधन पटरी पर लौटता दिख रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है। पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है और फिर दिल्ली में कांग्रेस और आप में भी सहमति बन गई है। अब खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने के मूड में नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं वरुण गांधी। सपा कांग्रेस पीछे से कर सकती है समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीटें होती थी। इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत नहीं होती थी। कई चुनावों के बाद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों सीटों पर भ्रम सबसे ज्यादा है। इसी वजह से साफ हो गया है कि राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। वह वायनाड से लोकसभा के सांसद है। ऐसे में इस बात का संयम गहरा रहा है कि यहां से कौन उम्मीदवार बनेगा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रायबरेली से जो वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे और सांसद बनते थे, वो इस बार बीजेपी से बगावत करके अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा ने रणनीति बनाई है कि अमेठी से अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पीछे से उनका समर्थन करेगी और उन्हें जिताने की पूरी कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि अमेठी से वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस में फंसे कई भारतीय नागरिक जंग लड़ने को किया गया मजबूर। अब भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस जंग के बीच रूस में फंसे कई भारतीय नागरिक में मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस वहां पर काम करने आए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के साथ जंग लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। हालांकि भारतीय नागरिकों ने चिंता व्यक्त की है और भारत ने शुक्रवार को अपने नागरिकों को सावधानी बरतने और इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि हम जानते हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना के साथ सहायक नौकरी के लिए साइन अप किया है। भारतीय दूतावास ने नियमित रूप से इस मामलों को संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ उठाया है। हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे उचित सावधानी बरतें और इस संघर्ष से दूर रहें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। वोट नहीं डाल सकेगा ये विधायक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायक इरफान सोलंकी वोट नहीं कर पाएंगे। अदालत ने आगामी राज्यसभा चुनाव में उन्हें वोट देने से रोक दिया है। अब समाजवादी पार्टी के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताना और कठिन हो जाएगा। इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को भी अदालत ने वोटों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। साल 2022 से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कई गंभीर मामलों को लेकर महाराजगंज जेल में बंद है। जहां एक तरफ राज्यसभा में सपा अपनी मजबूती के लिए रणनीति तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स लेने वाला बिल विधान परिषद से खारिज। बीजेपी ने बताया था हिंदू विरोधी। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्था बिल पारित करा लिया था, लेकिन विधान परिषद में शुक्रवार को ये विधेयक खारिज हो गया। इस संशोधित विधेयक में कहा गया था कि जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स वसूल करेगी। इसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी और सिद्धरमैया सरकार पर लगातार हमलावर है। विधानसभा में पारित होने के बावजूद हिंदू धार्मिक विधेयक को विधान परिषद में विरोध का सामना करना पड़ा। बंदोबस्ती विभाग के मंत्री रेड्डी ने परिषद में विधेयक पेश किया, जिससे भाजपा और कांग्रेस सदस्यों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। आखिरकार उपसभापति ने ध्वनिमत से इसको पारित कराया। राज्य के ऊपर सदन में बीजेपी और जेडीएस बहुमत में है। इस विधेयक पर फैसला लेने के लिए ध्वनिमत कराया गया था और इसके पक्ष में सिर्फ 7 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 18 वोट पड़े। कर्नाटक विधान परिषद में बीजेपी के 34, कांग्रेस के 28 और जनता दल सेकुलर के 8 सदस्य हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसानों का दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक टला, संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक अपना दिल्ली चलो मार्च स्थगित करने का फैसला किया है। किसान संगठन के नेता सरवन सिंह पंढेर ने खनौरी सीमा पर मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आगे की रणनीति पर 29 फरवरी को फैसला होगा। हम सभी दुखी हैं, हमने अपने युवा किसान शुभकरण सिंह को खोया है। हमने फैसला लिया है कि 24 फरवरी यानी कल हम कैंडल मार्च निकालेंगे। किसान नेता पठेर ने बताया है कि 26 फरवरी को एक बैठक होगी और 25 फरवरी को शंभू और खनौरी दोनों जगहों पर हम सेमिनार करेंगे और फिर दोस्तों 29 फरवरी को हम दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत करेंगे।